नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है, रविवार स्पेशल का दिन है। पिछले हफ्ते मैंने रविवार स्पेशल में आपको एक कांग्रेस के ऐसे नेता की कहानी बताई थी जिसको तश्तरी में रखकर प्रधानमंत्री का पद पेश किया गया था और उन्होंने मना कर दिया। आज एक ऐसे कांग्रेस नेता की बात बताऊंगा जो प्रधानमंत्री बनने की उतावली में, बल्कि कहें कि फिर से प्रधानमंत्री बनने की उतावली में उन्होंने कांग्रेस और देश की राजनीति की दिशा बदल दी। कांग्रेस को जिस गड्ढे में ढकेला उन्होंने, उसके बाद से कांग्रेस आज जहां है, मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत शायद वहां से हुई। बहुत से कारण हैं, और भी कारण हैं, लेकिन वो एक कारण बना जिसकी वजह से कांग्रेस आज इस हालत में है। तो मैं बात कर रहा हूं सन 1990 की। कहते हैं कि सत्ता का मोह बहुत आसानी से छूटता नहीं। ऐसा ही हुआ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ। चंद्रशेखर की सरकार बनी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से। जनता दल का विभाजन हुआ, वीपी सिंह की सरकार गई, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने एक धड़े को तोड़कर, और कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। और सरकार बनने के सिर्फ 2 हफ्ते में, यहाँ सिर्फ 2 हफ्ते में राजीव गांधी को लगने लगा कि मुझे फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए और मैं बन सकता हूँ। और राजीव गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत उतावले थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी राय नहीं है, ये बात लिखी है पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने अपनी किताब माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स में। उन्होंने लिखा कि राजीव गांधी ने उनसे वादा किया था ये सरकार 1 साल तक चलेगी, और बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं इसको। नवंबर 1990 में चंद्रशेखर की सरकार बनी, और फरवरी में राजीव गांधी को लगने लगा कि फिर से उनके प्रधानमंत्री बनने का समय आ गया है। तो राजीव गांधी मिलने पहुंचे राष्ट्रपति आर वेंकट रमन से। उन्होंने सीधे ये बात नहीं कही, उन्होंने तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के बारे में बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर की सरकार से और कांग्रेस में कई मुद्दों पर मतभेद चल रहे हैं। इसमें खाड़ी युद्ध में जो अमेरिकन प्लेन्स की जो सिविल सप्लाई लेकर जा रहे थे, उनके रिफ्यूलिंग की बात आई। इसके अलावा अयोग्य घोषित जो चंद्रशेखर की पार्टी के कुछ सदस्य जो है, उनको स्पीकर रवि रे ने अयोग्य घोषित कर दिया था, वो सरकार में बने हुए थे, उनका मुद्दा था। और उसके अलावा पंजाब और जम्मू कश्मीर की जो नीति थी चंद्रशेखर सरकार की, उसको लेकर उन्होंने राष्ट्रपति से ये बात कही। लेकिन उन्होंने सरकार से समर्थन लेने या फिर कोई वैकल्पिक सरकार बनाने की बात राष्ट्रपति से नहीं कही। ये जो अमेरिकन प्लेन्स को सिविल सप्लाई लेकर जा रहे थे, उनको रिफ्यूलिंग की बात थी, ये इराक युद्ध की बात हो रही है। उसमें ये बता दें कि चंद्रशेखर जी ने ये फैसला राजीव गांधी से सलाह लेने और उनकी सहमति के बाद किया था। जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से, राजीव गांधी ने इसके खिलाफ बयान दिया, उनसे किसी ने, मतलब ये अनौपचारिक बातचीत थी, उसमें पूछा कि भाई आपकी सरकार चल रही है उनके समर्थन से, इतना बड़ा फैसला आपने लिया और बात नहीं की। उन्होंने कहा जो बात हुई थी, जो इन्होंने सहमति दी थी, लिखित में दी थी, अगर मैं उसको सार्वजनिक कर दूं तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो निजी बातचीत को इस तरह से सार्वजनिक करने के पक्ष में कभी नहीं रहे। तो राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने आगे लिखा है कि उसी दिन शाम को, जिस दिन राजीव गांधी उनसे मिलने आए, उसी दिन शाम को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता एचकेएल भगत, जो उस समय राजीव गांधी के बड़े करीबी माने जाते थे, वो राष्ट्रपति से मिलने आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और चंद्रशेखर सरकार के बीच में बड़े गंभीर मतभेद उभर गए हैं, और उन्होंने कहा कि देवीलाल और अरुण नेहरू, इसके अलावा चंद्रशेखर की पार्टी का एक बड़ा धड़ा, वो बाहर निकलने को तैयार है, और वो सब लोग मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर राजीव गांधी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। तो एक वैकल्पिक सरकार का खाका उन्होंने राष्ट्रपति के सामने रखा। वेंकट रमन ने लिखा है अपनी किताब में कि ये प्रस्ताव सुनकर मैं भौंचक्का रह गया। पूरी बात विस्तार से सुनने के बाद एचकेएल भगत की राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने उनसे कहा कि इस समय
कांग्रेस का ये कदम मिट्टी के घोड़े पर नदी पार करने जैसा होगा और कांग्रेस का इसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि वो चंद्रशेखर सरकार को कुछ समय तक और चलने दे और बातचीत के जरिए मतभेदों को दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। और जाने से पहले, भगत के जाने से पहले एक चेतावनी भी दी उन्होंने कहा कि इस चक्कर में मत रहिए कि ये बड़ी स्मूथली हो जाएगा, ये बड़े आराम से हो जाएगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ऐसी स्थिति में अगर उनको लगा कि उनकी सरकार गिराई जा रही है तो वो लोकसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। और वेंकटरमन का ये मानना था कि ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री चाहे अल्पमत में ही आ गए हों, अगर लोकसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति को वो मानना पड़ेगा। उनके सामने ऐसे कई उदाहरण रखे गए थे जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने संसद को एक दिन भी फेस नहीं किया, इस्तीफा दे दिया, क्योंकि संसद का सत्र जिस दिन शुरू होना था, उनको विश्वास मत लेना था, उसी दिन सुबह जो है कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया उनकी सरकार से। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति से सिफारिश की कि लोकसभा भंग करके नए चुनाव कराए जाएं और राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने वो बात मान ली। तो एक नज़ीर भी थी उनके सामने। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ने लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी तो ये सारी वैकल्पिक सरकार बनाने की जो कोशिश है वो धरी की धरी रह जाएगी, किसी काम नहीं आएगी। और ये मतलब उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन उस समय जो चर्चा थी उनका मानना था कि ये कांग्रेस के लिए और राजीव गांधी के नेतृत्व के लिए ये बहुत ख़राब बात होगी। इससे उनकी छवि को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। ये लगेगा कि वो सत्ता के लिए इतने आतुर हैं कि उन्होंने जिस सरकार को एक बिना शर्त समर्थन का लिखित आश्वासन राष्ट्रपति को दिया था और उनसे निजी बातचीत में ये कहा था कि कम से कम 1 साल इस सरकार को चलाएंगे, वो दोनों जो है वायदे वो तोड़ने जा रहे थे। फिर चूँकि फरवरी का महीना था और बजट सत्र शुरू होने वाला था, राष्ट्रपति को दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन में अपना अभिभाषण देना था। तो उन्होंने कहा कि एक बात और याद रखिए कि अगर आप इस समय सरकार गिराते हैं तो बजट पास नहीं होगा, वोट ऑन अकाउंट भी पास नहीं हो पाएगा, तो एक संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बातचीत कीजिए और मामले को सुलझाने की कोशिश कीजिए। वेंकटरमन ने लिखा है कि वो चाहते थे कि उन्होंने जितनी बातें कही हैं HKL भगत जाकर राजीव गांधी को बताएं, समझाएं कि क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, उनके फैसले का नतीजा क्या हो सकता है। लेकिन उनको ये पता नहीं चला कि भगत ने जाकर राजीव गांधी को ये सब बताया या नहीं बताया। अगर बताया तो राजीव गांधी की प्रतिक्रिया क्या थी या उसके बाद उनके मन में क्या आया। इसके बाद जो है मीडिया में तमाम तरह की खबरें चलने लगी। एक खबर ये थी कि देवीलाल, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान, ये लोग जो है राजीव गांधी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ मीडिया में इस तरह के भी स्पेकुलेशन चलने लगे, अंदाजे लगाने जाने लगे कि राष्ट्रपति खुद ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक राष्ट्रीय सरकार बने, क्योंकि कोई सहमति नहीं है विभिन्न दलों में, किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, किसी गठबंधन को बहुमत नहीं है, तो इसलिए एक राष्ट्रीय सरकार बने जो बाकी कार्यकाल है लोकसभा का उसके लिए, और राष्ट्रपति को जो है प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि वेंकटरमन ने अपनी किताब में इन सब बातों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मुझे ये सब पढ़कर बड़ा दुख हुआ, लेकिन लगातार मीडिया में इस तरह की खबरें प्लांट की जाती रहीं, इस तरह की खबरें चलती रहीं। अब उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है ये बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन्हीं अफवाहों के बीच में 5 फरवरी 1990 को कांग्रेस संसदीय दल के मुख्य सचेतक रंगराजन कुमार मंगलम राष्ट्रपति से मिलने आए और उन्होंने कहा कि संसदीय कार्यों में कांग्रेस और चंद्रशेखर की सरकार में तालमेल बिठाना बड़ा कठिन हो गया है और राजीव गांधी का मन इस अल्पमत की सरकार को बाहर से समर्थन देने से उचट गया है और वो सरकार गिराना चाहते हैं। ये पहली बार जो है
स्पष्ट रूप से इसका मतलब जो भगत ने अगर बताया जाकर जो भी राष्ट्रपति ने कहा उससे उसका कोई असर राजीव गांधी पर नहीं पड़ा और वो सरकार गिराने पर आमादा थे। रंगराजन कुमार मंगलम को भेजकर राष्ट्रपति को ये संदेश देने का बड़ा स्पष्ट मतलब था कि अब वो इस सरकार को चलाना नहीं चाहते किसी भी सूरत में। इसमें अगर कोई शंका थी तो वो भी दूर हो गई थोड़ी देर में। उन्होंने लिखा है कि थोड़ी देर बाद राजीव गांधी मिलने के लिए आए। उन्होंने बताया कि समान विचारधारा वाली पार्टियों के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है और वैकल्पिक सरकार बनाने की कोशिश हो रही है, और ये भी कहा कि एक वरिष्ठ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बाकी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रहे हैं। तो उस दौरान जो है सबसे बड़े मैच मेकर सीपीएम में जो है वो हरकिशन सिंह सुरजीत थे, तो इसलिए कोई गेस करना बहुत मुश्किल नहीं है कि कौन थे। लेकिन राष्ट्रपति के सामने उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया राजीव गांधी ने। राजीव गांधी की ये बात सुनकर वेंकटरमण चकित भी हुए और शायद थोड़ा दुखी भी हुए। उन्होंने लिखा है कि मुझे राजीव गांधी के रवैये में, उनकी बातचीत से रवैये में स्पष्ट अंतर नज़र आया। लेकिन जो आगे बात उन्होंने लिखी वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से मैं इस कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि वो न केवल वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए तैयार थे बल्कि फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए उतावले थे। और अखबारों में ये खबरें छप रही थी कि ये सरकार किसी समय जा सकती है। 21 फरवरी को राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना था। बजट सेशन की हर बजट सेशन की शुरुआत में राष्ट्रपति संबोधित करते हैं संसद के दोनों सदनों। खबर ये थी कि उससे पहले ही सरकार गिर जाएगी और नई सरकार बन भी सकती है। बावजूद इसके कि राष्ट्रपति ने कांग्रेस को चेतावनी दी थी कि ऐसे इसके रास्ते में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, कैसे ये प्लान फेल भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस और राजीव गांधी उस समय कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। तो वेंकटरमण ने तय किया कि इस सारे वहापोह को, ये जो सारा भ्रमजाल है, इसको दूर करने के लिए, स्थिति को स्पष्ट करने के लिए वो चंद्रशेखर और राजीव गांधी दोनों से अलग अलग बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह के संदेश आ रहे थे राजीव गांधी की ओर से, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए उतावले तो थे ही, लेकिन दिग्भ्रमित भी नजर आ रहे थे। वो पक्के तौर पर तय नहीं कर पा रहे थे कि प्रधानमंत्री फिर से बने या न बने। उसका एक कारण ये था कि उनको ये भरोसा नहीं था कि ये समर्थन जो लोग देने की बात कह रहे हैं उनका समर्थन रहेगा नहीं रहेगा। ऐसा तो नहीं है किसी बात पर ये मामला बिगड़ जाए और वो सामने आए भी और प्रधानमंत्री बन भी ना पाएँ। अब इस बीच में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया, बल्कि मेरा तो मानना है कि नया बखेड़ा खड़ा किया गया। राजीव गांधी के घर, जो 10 जनपथ उनका सरकारी निवास था, उसके बाहर हरियाणा पुलिस के 2 कांस्टेबल पकड़े गए। अब ये सबको मालूम है, बरसों बरस से हरियाणा में जो भी सरकार होती है, जो भी मुख्यमंत्री होता है, वो दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष यानी मतलब गांधी परिवार के लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ इस बात की जासूसी कराते हैं, इस बात की खबर रखना चाहते हैं कि कौन कौन कांग्रेसी, खास तौर से हरियाणा का कौन नेता मिलने जा रहा है। और कोई जासूस, 2 सिपाही और कौन सी जासूसी कर सकते हैं। तो वो ये केवल ये खबर रखने के लिए कि कौन हरियाणा का नेता मिलने गया, मुख्यमंत्री को पता है कि नहीं। तो वो हरियाणा के 2 कांस्टेबल पकड़े गए और कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी ने उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि जैसे उनके घर के अंदर जासूस पकड़े गए हों। सिर्फ इस मुद्दे के बाद राजीव गांधी का दबाव चंद्रशेखर सरकार पर बढ़ने लगा। उन्होंने मांग की कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे, तो उनको लग रहा था ये चंद्रशेखर के करीबी हैं, तो ये जासूसी जो है चौटाला नहीं करा रहे हैं, चंद्रशेखर करा रहे हैं। इस तरह की बातें कांग्रेस के सर्कल्स में चलने लगी। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल को भी बर्खास्त किया जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है और वो इसे रोक नहीं पाए, इसलिए उनको बर्खास्त किया जाए। इसके विरोध में संसद की कार्यवाही का बायकॉट शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी ने।
इस बीच में राष्ट्रपति का अभिभाषण हो चुका था संसद के संयुक्त अधिवेशन में, और चंद्रशेखर सरकार जो है बजट पेश करने की तैयारी में थी। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने बायकॉट शुरू कर दिया संसद की कार्यवाही का, तो संकट ये आ गया सरकार के सामने कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है वो पास नहीं हो पाएगा। वो पास नहीं होने का मतलब है राष्ट्रपति का अपमान और सरकार की किरकिरी। उसके बाद सरकार के सामने इस्तीफा देने के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं था। तो एक तरह का ब्लैकमेल था कि हमारी बात मानो, नहीं तो हम ये करेंगे। तो वेंकटरमण ने लिखा है कि 6 मार्च की सुबह 9:45 बजे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि वो बड़े संयत नज़र आ रहे थे, कोई उत्तेजना नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, कुछ इस तरह का उन्होंने नहीं दिखाया। बहुत शांत भाव से आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो रवैया है अगर यही चलता रहा तो मेरे लिए पद पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो अभी जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो जाएंगे और लोकसभा अध्यक्ष से कहेंगे कि उनको थोड़ी देर का समय दें, जिससे वो जाकर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दें। वो इस बात की घोषणा सदन में करना चाहते थे, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा था और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी बड़ा फैसला, कोई भी निर्णय, उसकी घोषणा पहले सदन में होनी चाहिए। और चंद्रशेखर ने उनको बताया कि क्या हो रहा है, किस तरह से बायकॉट हो रहा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा और किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ी हो सकती है। ये सब स्थितियाँ उन्होंने विस्तार से बताई और बताने के बाद वो चले गए। उनके जाते ही वेंकटरमण ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीवी नरसिम्हा राव को फ़ोन किया और उनसे कहा कि स्थिति गंभीर होती जा रही है। फिर बताया कि चंद्रशेखर जी आए थे और ये उन्होंने कहा है, इस तरह की परिस्थिति है, और कहा कि वो राजीव गांधी को समझाएं कि सरकार को अभी कुछ महीने और चलने दें, इतनी जल्दबाजी में गिराएं नहीं। तो लगता है पीवी नरसिम्हा राव ने जाकर ये संदेश राजीव गांधी को दिया होगा। उसके कुछ ही देर बाद राजीव गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंचे राष्ट्रपति से मिलने के लिए। तो वेंकटरमण ने लिखा है कि वो राजीव गांधी को राजनीतिक स्थिति जो थी उसकी गंभीरता, उसके परिणाम, उसका जो असर होने वाला था, ये सब समझाने की कोशिश कर रहे थे। और राजीव गांधी लगातार इस बात पर अड़े हुए थे कि 2 हरियाणा पुलिस के 2 कांस्टेबल उनके घर के बाहर पकड़े गए हैं, उनकी जासूसी हो रही थी और ये उनका अपमान है और इस तरह का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो राष्ट्रपति कुछ कह रहे थे, राजीव गांधी कुछ बोल रहे थे। राजीव गांधी मन में तय करके आए थे कि अब इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करना है। फिर आखिर में वेंकटरमण ने उनसे साफ साफ कहा कि चंद्रशेखर आए थे और वो कुछ ही देर में अपना इस्तीफा लेकर यहाँ आने वाले हैं। लेकिन इस बात का भी राजीव गांधी पर कोई असर नहीं पड़ा और नतीजा ये हुआ कि चंद्रशेखर सरकार गिर गई। उस समय देश में राजनीतिक माहौल बहुत ख़राब था। मंडल और कमंडल का आंदोलन चल रहा था। मंडल आयोग आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई, एक छात्र ने आत्मदाह किया, उसकी वजह से समाज में बड़ा तनाव था। तो कोई राजनीतिक दल नहीं चाहता था कि चुनाव हो। ख़ास तौर से लोकसभा का कार्यकाल अभी काफ़ी बचा हुआ था, क्योंकि नवंबर 1989 में ही 89 में ही चुनाव हुआ था लोकसभा का। ये बात हो रही है 1991 मार्च की। तो कोई नहीं चाहता था, ख़ास तौर से सांसद नहीं चाहते थे कि चुनाव हो। लेकिन राजीव गांधी के इस एक फैसले ने कांग्रेस और भारतीय राजनीति दोनों की दिशा बदल दी। मध्यावधि चुनाव का बोझ देश पर लाद दिया गया। ये दूसरी बार कांग्रेस पार्टी इस तरह का काम कर रही थी। इससे पहले 1989 में यानी 1979 में चौधरी चरण सिंह की सरकार को गिराकर समय से पहले चुनाव कराया गया, वरना उस लोकसभा का कार्य 1982 तक था। इस लोकसभा का कार्यकाल 1994 तक था। तो ऐसे में मध्यावधि चुनाव हुआ। 89 में जो पहली बार गठबंधन की सरकार बनी, तो गठबंधन की राजनीति का केंद्रीय राजनीति में यानी राष्ट्रीय स्तर पर वो एक स्थायी सिलसिला चल गया, अगले 25 साल तक चला। उस सिलसिले को 2014 में नरेंद्र मोदी ने आकर तोड़ा।
कांग्रेस पार्टी 1991 के चुनाव में ही सत्ता से बाहर हो गई होती अगर चुनाव के बीच में राजीव गांधी की हत्या न हुई होती, क्योंकि 2 फेज में चुनाव हुए। एक फेज जो उनकी हत्या से पहले का हुआ, उसमें कांग्रेस की स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब थी और बीजेपी की स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी थी। दूसरा फेज उनकी हत्या के 1 महीने बाद चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस की स्ट्राइक रेट बढ़ गई, एक सिंपैथी का फैक्टर आ गया, उसका फ़ायदा मिला कांग्रेस पार्टी को, उसकी सीटें बढ़ गईं और बीजेपी जो बढ़ती हुई दिख रही थी उसकी सीटें घट गई। नतीजा आने के बाद 1991 के चुनाव के लंदन गार्डियन ने लिखा, विनर कम्स सेकंड, यानी भारतीय जनता पार्टी जो असल में विजयी पार्टी थी, जिसकी सीटें जो है 85 से 161 पहुंच गईं, वो दूसरे नंबर पर आई और सहानुभूति का फ़ायदा उठाकर कांग्रेस पार्टी 224 या 226, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन इसी के आसपास सीटें मिली थीं। और फिर नरसिम्हा राव कैसे प्रधानमंत्री बने ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन देखिए, एक नेता की उतावली, सत्ता पाने की जल्दी, उसने कैसे राजनीति की पूरी दिशा बदल दी। उसने कैसे कांग्रेस पार्टी जैसी सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी देश की, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो नीचे गिरा दी। उसके बाद से भले ही कांग्रेस जो है 91 में सत्ता में आ गई, फिर 2004 में आ गई, लेकिन उसकी जो साख का गिरने का सिलसिला था वो आज तक रुका नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, राजनीति में फैसले का और फैसले के समय का बड़ा महत्व होता है। अगर उस समय राजीव गांधी ने ये फैसला न किया होता, उस सरकार को और थोड़ा समय चलने दिया होता, पूरा कार्यकाल न भी चलने दिया होता, तो शायद उनकी छवि दूसरी होती, हो सकता है उनकी मौत भी ना हुई होती। अगर तत्काल चुनाव न हुए होते तो हो सकता है कि वो आज भी जीवित होते। लेकिन ये तो अगर मगर की है, ऐसा होता तो वैसा होता। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई अभी तक हो नहीं पाई है और हो पाएगी इसकी कोई उम्मीद नहीं नज़र आती। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।